Hello students, I welcome to you all in this session. So today we are going to discuss class 12 chapter Journey to the End of the Earth. So written by Tishani Doshi. So before we start this chapter, once ये allowed English दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है. So let's start this video and discuss this chapter. So please, if you are a new person in this channel, so please like, share and subscribe to my channel. So let's start this video and discuss. Before you read, if you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the best place to go. अगर आप हमारे प्लैनेट अर्थ के पास्ट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो, उसके प्रेजेंट के बारे में और फ्यूचर इसका क्या होने वाला है इसके बारे में जानना चाहते हो, तो अंटार्कटिका सबसे बेस्ट प्लेस है विजिट करने के लिए. वहाँ जाकर के आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, जान सकते हो. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the Academic Solasky. तो यहाँ पे जो हमारी राइटर है तिशानी दोषी, वो बोल रही हैं कि इस साल की शुरुआत में मैंने अपने आप को एक रशियन रिसर्च वेसल में पाया जिसका नाम था एकेडमिक सोलास्की. तो जो एकेडमिक सोलास्की था, ये क्या था, एक शिप था जिसमें एवरी ईयर कुछ स्टूडेंट्स को साइंटिफिक रिसर्च के लिए अलग अलग अर्थ के अलग अलग पार्ट्स में लेके जाया जाता है. तो इस बार ये लोग कहाँ जा रहे थे, अंटार्कटिक जा रहे थे. अभी अगर हम आपको थोड़े आगे चल के आपको इंडिया मैप दिखाएंगे, अपने ग्लोब, पूरे ग्लोब को दिखाएंगे, मैप दिखाएंगे, वर्ल्ड मैप, उसमें आपको बातें समझ में आएंगी. हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट, विंडीएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका. तो ये किधर जा रहे थे, सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे ज़्यादा ठंडी मौसमी हवादार जगह पे जिसका नाम था अंटार्कटिक. माई जर्नी बिगिन 13.0 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में एक जगह लोकेट करती है जिसका नाम है मद्रास. मद्रास से इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन. और साथ में इन्होंने 9 टाइम जोन, मतलब अलग अलग, अगर हम अपने ग्लोब को देखें तो उसमें अलग अलग टाइम जोन है. आप देखेंगे अमेरिका में कुछ और टाइम हो रहा होगा, हमारे यहाँ कुछ और टाइम हो रहा होगा. तो ये जो टाइम जोन है, इस तरह के इन्होंने 9 टाइम जोन को क्रॉस किया. 6 चेक पॉइंट्स, मतलब जब आप किसी नई कंट्री में पहुँचते हो तो वहाँ पे आपको बॉर्डर सिक्योरिटी मिलता है जहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं. इस तरह के इन्होंने 6 पूरे चेक पॉइंट्स क्रॉस किए. 3 बॉडीज ऑफ वाटर इन्होंने पार की, मतलब 3 ऐसे सी, ओशन वगैरह पार करते हुए. एंड एट लास्ट एज मैनी इक्वेस्फीयर, कई सारे इक्वेस्फीयर अलग अलग तरह की लैंड मास को क्रॉस करते हुए. बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, फाइनली इन्होंने अपने पैर रखे अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में. आई हैड बिन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार एंड एरोप्लेन एंड अ शिप. तो इन्होंने लगभग 100 घंटे की यात्रा की और इस यात्रा में इन्होंने अलग अलग ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ किया जिसमें कार थी, एरोप्लेन था, शिप था. इन सबको यूज़ करते हुए 100 घंटे की यात्रा के बाद ये पहुंचती हैं. माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिक्स एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन वॉज रिलीफ. और जब वहाँ पे वो पहुँचती हैं तो इनको जो सबसे पहला इमोशन होता है उसको देख करके, अंटार्कटिका बिल्कुल वाइट लैंडस्केप था, मतलब कि चारों ओर से बर्फ ही बर्फ दिख रही थी, बर्फ की ही चट्टानें थी जिसकी वजह से वो एकदम वाइट दिख रहा था. और वहाँ पे साथ में आपको ब्लू हॉरिजॉन, मतलब कि एक ऐसा प्लेस दिखेगा जहाँ पे स्काई देखेंगे आप लैंड से मीट करते हुए, ऐसा लगता है कि आकाश और धरती मिल रहे हैं, इसको कहेंगे हॉरिजॉन. तो ब्लू कलर का हॉरिजॉन इनको देखने को मिला. फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर. वहाँ पर जब वो जाती हैं तो उनको बहुत ही आश्चर्य होता है. वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन. इमेंसिटी मतलब ये बहुत ही वृहद था, बहुत ही बड़ा था, साथ में इतना आइसोलेटेड था, इतना सन्नाटा था. यहाँ पे ह्यूमन के कोई भी यहाँ पे साइन नहीं थे, मतलब कि ना तो यहाँ पे कोई किसी प्रकार का ह्यूमन कंस्ट्रक्शन हुआ था, ना तो आपको यहाँ पे कोई रोडें देखने को मिलेंगी, ना ही तो आपको यहाँ पे कोई अदर बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, ना ह्यूमन बींग्स देखने को मिलेंगे. तो बहुत ही आइसोलेटेड, बहुत ही शांत स्थान था अंटार्कटिका. बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास. लेकिन एक समय ऐसा था जब इंडिया और अंटार्कटिका दोनों ही एक ही लैंड मास के हिस्सा हुआ करते थे. तो हम अभी आपको दिखाते हैं एक मैप की एक पिक्चर. तो
ये देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक समय हुआ करता था जब यहाँ पे आप देखिए गोंडवाना लैंड आपको दिख रहा होगा। तो ये जो गोंडवाना लैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गोंडवाना लैंड, तो पहले हमारा जो अर्थ था वो इस तरह का था और प्रेजेंट डे हमारा जो अर्थ है वो इस तरह का है। तो अब देखिए सभी पार्ट इंडिया यहाँ पहुँच चुका है, ठीक है, ये सभी अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे अंटार्कटिक आपका लोकेट करता है बिल्कुल साउथ में, प्रेजेंट अंटार्कटिक यहाँ पे लोकेट करता है, ठीक है, साउथ पोल की ओर, और आर्कटिक यहाँ पे आपका लोकेट करता है। तो इस तरह से अब देखिए लोग, ये सारे के सारे बिल्कुल डिफरेंट पार्ट अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब गोंडवाना लैंड हुआ करता था, तब ग्लोब कुछ ऐसा दिखता था और इंडिया भी इसी गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। कि 600 पास्ट हिस्ट्री हमारे ये दिखा रहे हैं कि 650 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 650 मिलियन साल पहले, अ जाइंट अमालगमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था, एक बहुत ही बड़ा सा सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम था गोंडवाना। जैसे कि अभी हमने आपको मैप में दिखाया गोंडवाना लैंड, तो वो गोंडवाना लैंड हुआ करता था और भारत भी उसी गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा हुआ करता था। डिड इंडीड एग्जिस्ट, तो वो एग्जिस्ट करता था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिक, जहां आज हमारा अंटार्कटिक है वहां पे गोंडवाना लैंड हुआ करता था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, तब चीजें बहुत ही अलग हुआ करती थी। कैसी अलग हुआ करती थी? ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, उस टाइम पे जो ह्यूमन बींग्स थे वो तब नहीं आए थे, मतलब ह्यूमन बींग जो थे उनका जन्म नहीं हुआ था जब गोंडवाना लैंड हुआ करता था। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, तब का जो क्लाइमेट था वो बहुत ही गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कई तरह के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते थे, बहुत ही डिफरेंट टाइप के जीव जंतु देखने को मिलते थे, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स यहाँ पे नहीं थे उस टाइम पे। फॉर 500 मिलियन ईयर्स, लगभग 500 मिलियन साल पहले, गोंडवाना थ्रिव्ड, गोंडवाना क्या हुआ? अलग हो गया। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द ममल्स गॉट अंडरवे, जब डायनासोर थे वो खत्म हो गए, ममल्स की एज स्टार्ट हो गई, ह्यूमन बींग्स आने लगे। द लैंड मास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, तब जाकर के जो लैंड मास था ये बट चुका था, बट करके अलग अलग कॉन्टिनेंट अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड हो चुका था। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, तो हमारा जो ग्लोब था वो उस शेप में आ गया जैसा कि आज हम उसे देखते हैं, ग्लोब को जिस तरह से आज मैप में हम देख सकते हैं, वर्ल्ड मैप में। तो अब बिल्कुल ऐसा हो चुका है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, सारे लैंड मास इकट्ठे हुआ करते थे। आगे देखते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, तो अगर आप अंटार्कटिक विजिट करते हो तो आप भी उस गोंडवाना लैंड की हिस्ट्री का एक भाग बन जाओगे, उस हिस्ट्री के बारे में आपको जानने को मिलेगा। टू गेट अ ग्रैप्स ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, साथ में आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग कहाँ से आए हैं, हमारा जो पास्ट था, हमारी जो हिस्ट्री थी वो कैसी थी और हम किधर जा रहे हैं, हमारा फ्यूचर किधर होने वाला है। तो ये सारी चीज़ों का भी आइडिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स एंड प्री कॉम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड, साथ में आपको ये भी देखने को जानने को मिल जाएगा किस तरह से जो माउंटेन हैं, फोल्ड्स हैं, ये किस तरह से डेवलप हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, किस तरह से ओजोन लेयर के बारे में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस तरह से प्रभावित कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको जानने को मिल जाएंगी। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, जब आप सोचोगे कि मिलियन ईयर्स में इतना सारा कुछ हुआ है, इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग, तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि एक्चुअल में सब हो क्या रहा है, क्योंकि हम तो सिंपली बस खा पी रहे हैं, जी रहे हैं, पढ़ लिख लिया, सो गए, सिंपल ज़िंदगी चल रही है। लेकिन अगर आप पास्ट को देखो तो बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ जानने को है, बाकी है। तो जब ये सब आप देखोगे तो आपका दिमाग बिल्कुल से चकरा जाएगा। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, आप इमेजिन करो कि जो इंडिया थी वो साउथ का पार्ट थी, साउथ
अर्थ में, ग्लोब में साउथ की ओर लोकेट किया करती थी और पुश होते होते नॉर्थ की ओर पहुंच चुकी है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया, एशिया में आकर के जैम हो चुकी है। टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालय, और इनकी जो क्रस्ट थी, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट की और हमारे इंडिया की, ये आपस में टकराई और उनकी वजह से, टकराने की वजह से क्या बना, माउंटेन, हिमालय बना। साउथ अमेरिकन ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो था वो आगे खिसक करके नॉर्थ अमेरिका से जुड़ गया। ओपनिंग अप द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट, और किस तरह से ये सर्कमपोलर करंट, मतलब जो समुद्र के बीच में, दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो समुद्री प्लेस होता है, वहां पे जो समुद्रों का करंट, मतलब पानी का करंट होता है, वो उसकी वजह से किस तरह से ये जो प्लेस, जब लैंड मास थे, ये अलग अलग प्लेसेस पर पहुंच गए। कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड डिसोलेटेड, और अंटार्कटिका को बिल्कुल डिसोलेट और अकेला छोड़ दिया, अंटार्कटिका अकेला हो चुका है। एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के बिल्कुल बॉटम में, निचले स्तर पे लोकेट करता है अंटार्कटिक। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, अब ये जो तिशानी दोषी हैं, ये कहाँ पे रहती है, साउथ इंडिया में रहती हैं। साउथ इंडिया को आप जानते हो, वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, सन वर्शिपिंग प्लेस है, मतलब जहाँ पे सूर्य अच्छे से निकलता है, ऐसी जगह पे वो रहती हैं। 2 weeks in a place where 90% of Earth's total ice volume are stored is chilling prospect। तो ऐसे आदमी के लिए जो कि सन वर्शिपिंग कंट्री में रहता है, जहाँ पे सूर्य बहुत ज़्यादा रहता है, धूप रहती है, गर्मी रहती है, ऐसे प्लेस में रहने वाले इंसान के लिए एक ऐसी जगह पे जाना और 2 हफ्ते तक रहना, जहाँ पे पूरी अर्थ का 90% टोटल आइस वहाँ पे पाया जाता है, आइस वॉल्यूम पाया जाता है। बिल्कुल चिलिंग प्रोस्पेक्ट है सोचने में। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, ना केवल जो बॉडी के फंक्शन होते हैं उसके लिए, बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, सोचने के लिए बहुत ही दिमाग को हिला देने वाली बात है कि एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ही गर्मी वाले प्लेस में रहता हो और अचानक से उसको ऐसी जगह पे 2 हफ्ते तक गुजारने पड़े जहाँ पे पूरे पृथ्वी की 90% आइस पाई जाती है। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल, ये बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे कि आप एक बड़े से पिंग पोंग बॉल में चल रहे हो। आप लोगों ने कभी पिंग पोंग बॉल में घूमा है? तो पिंग पोंग बॉल में घूमने जैसा हो गया, जिसमें आप अकेले हो और चारों ओर से बॉल में बंद हो। ये देखिए अंटार्कटिका का एक सीन दिया हुआ है। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन मार्क चिन्ह नहीं थे, ना तो कोई ट्रीज थे, ना तो कोई बिलबोर्ड्स थे, ना ही तो कोई बिल्डिंग थी। यू लॉस ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, सारे के सारे, ना तो आपको यहाँ पे टाइम का पता चलता है, ना ही तो अर्थली सेंस जो आप अपनी कंट्री वगैरह में देखते हो, वो सब यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। द विजुअल स्केल रेंज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, आप यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी चीज़ों को भी देख सकते हो, और साथ में माइट्स टू ब्लू वेल्स एंड आइसबर्ग, ब्लू वेल्स देख सकते हो, बड़े बड़े आइसबर्ग्स, आइस की चट्टानें देख सकते हो। एज बिग एज कंट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें आपको देखने को मिल जाएंगी कि पूरी पूरी एक कंट्री के बराबर की होंगी वो। द लार्जेस्ट रिकॉर्ड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, बेल्जियम एक कंट्री है और यहाँ की सबसे बड़ी जो बर्फ की चट्टान अभी तक रिकॉर्ड की गई है वो एक पूरे बेल्जियम कंट्री भर की है। Days go on and so in Surreal 24-hour austral summer light and a ubiquitous silence, बहुत ही साइलेंस है और आपको सूर्य भी यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। Interrupted only by the occasional avalanche of calving ice sheet, बीच बीच में थोड़ी सी साउंड आती है और वो साउंड किस चीज़ की होती है? बर्फ की चट्टानों के टूटने की। Consecrates the place. It's an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans the prognosis is not good. अब यहाँ पे आप आओगे तो आपको मन करेगा अपनी हिस्ट्री को जानने का, यहाँ पे आकर के आपको एक नया नज़रिया देखने को मिलेगा।
अभी देखते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री 12,000 ईयर्स। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो लगभग 12,000 साल पुराना है। बेयरली अ फ्यू सेकेंड ऑन अ जियोलॉजिकल क्लॉक। अगर हम जियोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से देखें तो कुछ ही सेकेंड हुए हैं ह्यूमंस को यहाँ पे आए हुए। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, इतने कम समय में वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं, बहुत सारा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है हमारी अर्थ के लिए। इचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर, नेचर को हम लोग डोमिनेट करने लगे हैं विथ आवर विलेजेस। कितने सारे गांव, टाउन, सिटीज़, मेगा सिटीज़, कितनी सारी चीज़ें बना ली हैं। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और लगातार इस जनसंख्या के बढ़ने की वजह से हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। हम दूसरी जो स्पीसीज हैं, प्लांट जो हैं, एनिमल्स जो हैं, हम उनके साथ युद्ध कर रहे हैं, हम उनको ख़त्म कर रहे हैं ताकि हम लोग के लिए रहने की जगह मिल जाए, और वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको हम डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं। एंड द unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world। और साथ में इतना ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल मीन्स पेट्रोल, डीजल इतना ज़्यादा हम बर्न कर रहे हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, मतलब कि वैश्विक तापन का। आप देख रहे हो दिन ब दिन ठंड कम होती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है ये गैस। तो इसकी एक पूरी पूरी ब्लैंकेट चारों ओर से छा चुकी है द वर्ल्ड, विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जिसकी वजह से धीमे धीमे, हमको पता तो नहीं चल रहा है लेकिन ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट, और क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे बड़ा डिबेट का कारण बना हुआ है। पर्यावरण में सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है ऑफ अवर टाइम। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली, अंटार्कटिक की जो आइस शीट हैं वो बहुत मात्रा में पिघल रही हैं। क्यों? क्योंकि वैश्विक तापन बढ़ रहा है, इसकी वजह से अंटार्कटिक की जो वो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिस्टर्ब्ड, तो क्या ये जो स्ट्रीम, जो ओशन करंट है, डिस्टर्ब हो जाएगा? विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी ऑल नो इट, तो क्या ये दुनिया का अंत होगा? मे बी हो सकता है, मे बी नॉट, और नहीं भी हो सकता है। आइदर वे अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, तो इस डिबेट का एक पार्ट अंटार्कटिका भी है, क्योंकि सारी चीज़ों के लिंक अंटार्कटिका से जुड़े हुए हैं। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड, इसलिए नहीं कि केवल यही एक ऐसा प्लेस है दुनिया में विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन रिलेटिवली पर्सिटाइन इन दिस रिस्पेक्ट, तो जहाँ केवल इस कारण से नहीं कि यहाँ पे कोई ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है और ये एकदम सुनसान है, अकेला है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली बिकॉज इट होल्ड्स इट्स आइस कोर्स, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ पे आइस कोर्स हैं, 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। यहाँ की जो आइस है उसमें बहुत ही मिलियंस ईयर्स के कार्बन रिकॉर्ड्स कैद हैं। इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामाइन द अर्थ पास्ट, तो अगर हमको अर्थ के पास्ट के बारे में पढ़ना है, उसकी स्टडी करनी है, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना है, अंटार्कटिका इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो, तो अंटार्कटिक सबसे बढ़िया प्लेस है जाने का और इन सब चीज़ों को जानने का। तो यहाँ तक कि भी हम देखते हैं पार्ट 1 में, बाकी का जो भी बचा हुआ है वो आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। सो बने रहिए #इंग्लिश दुनिया 7007 के साथ और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो चलिए अगले पार्ट में ये बचा हुआ पोर्शन भी पढ़ते हैं। सो तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।